बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खलील। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खलील साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नया सरप्राइज आए रोज़ देखने को मिलता है। चेयरमैन PTI के दरीना साथी परवेज़ खटक ने भी PTI के खिलाफ बयानिया गढ़ दिया है और चेयरमैन PTI के खिलाफ एक बम गिरा दिया है और PTI ने शोकाज नोटिस दिया। तो परवेज़ खटक ने कहा कि मैं शोकाज नोटिस को जूते की नोक पर रखता हूँ, मैं कुछ सरकारी मुलाजम हूँ जो मैं शोकाज नोटिस के तामील करूँ और इस पर अमल दरामद करूँ। बहरहाल नई पार्टी की बात गश्त है। परवेज़ खटक साहब कहा यह जा रहा है कि नई पार्टी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे असद खलील साहब। असद खलील साहब, पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ नया धमाका हो रहा है, क्या समझते हैं क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जिस तरह हमारे नाज़रीन जो रेगुलर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये कई दिन पहले हमने बता दिया था कि असद जो है यानी परवेज़ खटक साहब के हवाले से हमने बता दिया था कि वो PTI से अलहदगी का फ़ैसला कर चुके हैं। उनने किस पार्टी में जाना है या अपनी पार्टी बनाएंगे, इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो अब मेरा ख्याल है वो ऐलान जो एक रस्मी सी कार्रवाई थी वो भी उन्होंने कर दिया। तो मामला ये है कि जो परवेज़ खटक साहब हैं, ये इंतहाई करीबी साथियों में इनका चेयरमैन PTI के इंतहाई वफादार और करीबी साथियों में इनका शुमार होता था। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहे, अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी थे, सेक्रेटरी जनरल भी रहे और भी पार्टी के मुख्तलिफ मरकजी ओहदों पर रहे। और जब ये रजीम चेंज जो हुई उस वक्त भी वज़ीर दफा थे और बहुत काबिले या करीबी साथियों में इनका शुमार होता था। अब उनको जो आपको पता है, उन्होंने एक बयान दिया, उस पर उनको शोकाज दिया गया। उस शोकाज के बाद जो है सेक्रेटरी जनरल आपको पता उमर अयूब साहब हैं और उनका भी गालबन उसी सूबे से तल्लक है। बिल्कुल। तो उनकी जानिब से जब शोकाज आया तो उसके बाद अब वो ये कहते हैं कि मैं ना तो कोई सरकारी मुलाजिम हूँ कि शोकाज नोटिस मुझे किसी की क्या जरूरत है कि वो मुझे दे, और मैं वही जो बात आपने की कि उसको कोई खातर में नहीं ला रहे। ठीक है। अब इसके साथ साथ अभी उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि क्या वो जो है PTI के अलावा अगर उसके अलहदगी कर रहे हैं, और साना 9 मई का भी उन्होंने चेयरमैन PTI और उनके जो करीबी और कुछ साथी हैं जो अभी उनके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल उनको जिम्मेदार करार दिया और कहा कि ये पहले से मनसूबाबंदी थी। लेकिन उसके बरक्स जो उन्होंने तो इल्जामात लगाए, लेकिन जो PTI की जानब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया, उनका भी जवाब आया उसके ऊपर कि जनाब अगर इनके पास ये सारी इतलात थी जो अभी ख्यालात का वो इजहार कर रहे हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो बयान कर रहे हैं, तो जब इनके पास बड़े बड़े पार्टी के ओहदे थे, बड़े बड़े हुकूमती ओहदे थे, और चले हुकूमत के बाद भी 1 साल में इनके पास पार्टी की बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां थी, तो ये कभी किसी जगह पे इन्होंने इन ख्यालात या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। तो अब उन्होंने कहा ये पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हालत ये है कि ये पार्टी क्या बनाएंगे, या 30 लोगों का उन्होंने दावा किया कि 30 जो लोग हैं जायद अरकान जो है असम्बली, उन्होंने अपनी हमायत की यकीनदानी कराई है। तो उन्होंने कहा 30 छोड़ के 150 इकट्ठे आप बंदे कर लें, 200 भी कर लें, जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने की है। लेकिन सवाल ये है क्या ये 30 बंदे उनके साथ मिल भी जाएं तो वो 3 सीटें भी निकाल सकते हैं या अपनी सीट ही वो निकाल सकते हैं? MNA तो बड़ी दूर की बात है, MPA छोड़ के काउंसलर भी क्या मुंतखब हो सकते हैं? क्या आवाम उनको वोट देगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ असद कैसर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जो है इस पे उनका भी रद्द-ए-अमल आया या उनका भी जो नुक्ता नजर है। तो पहले हम असद कैसर साहब जो है वो बड़े बाएतमाद साथी, और अभी तक उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे अपने केस की बेल के सिलसिले में, तो उनसे सवाल किया गया परवेज़ खटक साहब के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा कि मैं परवेज़ खटक साहब के हवाले से तो पार्टी जवाब दे चुकी है और मैं उन्होंने कहा कि PTI में था और PTI में हूँ। उन्हीं की ज़बानी सुन लेते, तो उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। परवेज़ खटक साहब को पार्टी की तरफ से शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, तो क्या आप किसके साथ हैं, पार्टी के साथ या परवेज़ खटक साहब के साथ? ये तो अभी मेरे साथ हैं, तो लिहाजा देखिए पार्टी ने उसके ऊपर अपना रिस्पांस दिया है, वो आपको सब पता है। और मैं जहां हूं हुआ हूं PTI तहरीक इंसाफ तो जो परवेज़ खटक साहब के हवाले से है कि वो नई जमात कोई बनाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ कोई शामिल होंगे, कोई बातचीत है आपकी उनके साथ? देखिए मैंने आपको बता दिया है मैं PTI में हूँ और PTI मेरे पास है। परवेज़ खटक साहब को पार्टी की तरफ से शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, तो क्या आप किसके साथ हैं, पार्टी के साथ या परवेज़ खटक साहब के साथ? ये तो अभी मेरे साथ
जी नाज़रीन, ये भी आपने सुन लिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। वही किया। परवेज खटक साहब हमारे कॉलीग रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है। उनका एक अपना एक सियासी कद है, वकार है, और उन्हें अगर पार्टी ने उन्हें सवाल भेजे हैं तो मुझे यकीन है कि उसका जवाब देंगे। उनके जवाब का इंतजार कीजिए। जब उनका जवाब सामने आ जाएगा तो उससे उनके जहन की अक्कासी होगी, उनके इरादों का जो है ना पता चलेगा, तो उसके बाद बात करेंगे। जी नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने सुन लिया। अब परवेज खटक साहब जो है उन्होंने तो ताबड़तोड़ हमले किए, इल्ज़ामात लगाए, और उस पर ताबड़तोड़ जो है वो पीटीआई का भरपूर उसके ऊपर जवाब भी आया। और उन्होंने कहा कि 27 साल जद्दोजहद में पीटीआई के जो चेयरमैन है 100 से ज्यादा उन्होंने जलसे भी किए, लेकिन एक गमला नहीं टूटा। और अब ये जो परवेज खटक साहब जो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि उनके बकौल पीटीआई के जो अभी बची खुची क़यादत जो है कि ये जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अवाम को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इनकी बातों में आ जाएं। ये उस वक्त अगर बातें करते जब इनके पास पार्टी होते थे, जारी बात है जब हुकूमत थी, ये चूंकि उसके बाद साना 9 मई का जो वाक़या आया है, तो बेसिकली साना 9 मई को जवाब बना बना के लोग भाग रहे हैं। तो इस बार पर उन्होंने कहा कि अगर साना 9 मई के हवाले से भी इनके पास कोई खबर थी या इनके तहफ़्ज़ात या ख्यालात थे, तो उस वक्त इन्होंने क्यों इज़हार नहीं किया। पार्टी के जो बड़े बड़े ओहदे इनके पास थे, तो उस वक्त इन्होंने क्यों इज़हार नहीं किया। तो ये तो उनके हवाले से आगे बात। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो साना 9 मई के हवाले से चूंकि बात हो रही है, खतीजा शाह आपको पता है उनके पास डुअल नेशनलिटी भी है, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है डुअल नेशनलिटी होना तो बहुत बड़े एजाज की बात है, निदामत की बात नहीं है, एजाज की बात है, और उसको प्रिविलेज मिल जाता है। और पाकिस्तानी के शहरियों के साथ शायद वो मराद या पर्सनल प्रिविलेज नहीं मिलती। कुछ दिन पहले एक अहम अमरीकी जो डिप्लोमेट्स के साथ वो जेल में जाके उन्होंने काफ़ी लंबी मुलाकात भी की। तो अब मामला ये है कि उनकी तो रहाई जो है ना उस तरफ मामला बढ़ने शुरू हो गए। अब उनकी जो जुडिशल रिमांड है उसके अंदर 14 दिन की तोसी हो गई है। और खबर एडवांस मेरा तजिया समझ ले, खबर समझ ले, ख्वाहिश तो मेरी नहीं है। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि तमाम के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। और अगर डुअल नेशनलिटी वाला है तो उसको मैं समझता हूँ कि उसको से ज्यादा जो हमारे वो लोग, वो पाकिस्तानी, वो मर्द हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पास डुअल नेशनलिटी नहीं है, उनको ज्यादा प्रिविलेज मिलनी चाहिए, उनको ज्यादा मराद देनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी रियासत से वफादार हैं। जिन्होंने किसी और रियासत की वफादारी का हलफ उठाया है। बिल्कुल आप देखें ना, जब आप बरतानिया की नेशनलिटी लेते हैं, जब अमेरिका की नेशनलिटी लेते हैं, तो वहां पे आपको हलफ देना पड़ता है कि अगर अमेरिकी हुकूमत किसी मुल्क के साथ जंग में चली जाए तो आपको अगर हथियार उठाना पड़ेंगे उस मुल्क के खिलाफ, तो आप उठाएंगे, उस चीज का आप हलफ देते हैं, तब जाके आपको नेशनलिटी मिलती है। यानी आप उनकी वफादारी का हलफ उठाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है कि गरीब और पाकिस्तानी जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कल साहब बिलावल भुट्टो का भी 9 मई के हवाले से आम स्टेटमेंट सामने आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने जिस तरह वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, और उनकी जानब से गालबन ये स्टेटमेंट होगी कि साना 9 मई जो है आइंदा किसी को करने की जरूरत नहीं होगी, और इस हुकूमत में या किसी भी आने वाली हुकूमत में। ये बात तो उनकी काफ़ी हद तक ठीक भी है, साहिब भी है कि देखें इससे पहले भी 3 वज़ीर आज़म जो है वो कत्ल हो चुके हैं। लियाकत अली खान कत्ल हुए, बिल्कुल, उसके बाद मोहतरमा जो है, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनका कत्ल किया गया एक आमर के दौर में, आमरियत के दौर में, और फेट ट्रायल उनको नहीं दिया गया, और ट्रायल कोर्ट को भी बीच में निकाल दिया गया। और जिन जजों ने ये फैसला किया उन्होंने अपनी किताबों में, अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये जुडिशल मर्डर था। अच्छा, उसके बाद क्या किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाके हमले किए? क्या किसी ने GHQ या कोर कमांडर के दफातर में या रेडियो या TV के दफातर में जाके हमले किए? नहीं। अच्छा, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का देख लें आप, रिसेंट पास्ट में अगर जाएं तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनके ऊपर के खिलाफ थ्रेट्स थी। वो मुशर्रफ वाली जो मेल भी थी जिसके अंदर उनको थ्रेट्स थी, वो गैर मुल्की साफी के वाले से शेयर की, लेकिन उसके बावजूद उनके दौर में उनके ऊपर एक हमला होता है, फिर उसके बाद वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने या बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद ने उस वक्त उन्होंने क्या पाकिस्तान के इन हमारे जो रियासती इदारे हैं या हमारे जो सिंबल्स हैं या तनसीबात हैं, असास तनसीबात हैं या कौमी तनसीबात हैं, ये शोधा के
जो यादगारें हैं, या जाके इस तरह GHQ में जाके या रेडियो स्टेशन पे क्या उन्होंने हमले किए? नहीं। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। बिल्कुल। तो ये बात तो उनकी जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाप है ये स्याह बाप है, लेकिन मसला ये है कि जो ये स्याह बाप भी है, सब कुछ हो गया। इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए। क्या भुट्टो का जो मर्डर था वो स्याह बाप नहीं था? स्याह बाप था। क्या बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो कत्ल था वो स्याह बाप नहीं था? स्याह बाप था। क्या लियाकत अली जो शहीद जो कायदे मिलत जो थे, उनका जो कत्ल है वो स्याह बाप नहीं था? काबिल अफसोस है। अच्छा, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक ने भुट्टो को तो फांसी दे दी, लेकिन क्या वो पीपल्स पार्टी ख़त्म कर सके? आज भी जिंदा। अच्छा, बेनज़ीर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? नहीं। नवाज शरीफ को आपको 3 दफ़ा जिला वतन 2 दफ़ा कर दिया, अब तो सेल्फ एग्जाल में है ना, अब तो अपनी मर्जी से खुशफहमी अपनी मर्जी से है ना, उनको किसी ने नहीं किया। वो 4 हफ्तों की बजाय 3.25 साल तकरीबन हो चुके हैं, वो बाहर बैठे हैं और करीब भी आ रहे हैं। कभी 8 घंटों के सफ़र पे हैं, कभी 2 घंटों पे सफ़र पे हैं, 2.5, अभी फिर वो सऊदी अरब जा रहे हैं। बहरहाल मामला ये, वो जुवेल लतीफ़ साहब ने चूंकि बयान किया था कि पहले 8 घंटे की मसाफत पे दूरी पे थे, अब 2.5 घंटे की। तो मैंने कहा 2.5 घंटे से फिर ये 8 घंटे में वापस जा रहे हैं सऊदी अरब से, फिर लंदन चले जाएंगे। तो लिहाजा अगर 2.5 घंटे या फिर अगर 8 घंटे की दूरी पे चले गए तो वहां से आने में तो फिर 4 साल लगेंगे। बिल्कुल, अभी तो 4 साल हो गए, और अगर 2.5 घंटे वाली दूरी पे भी रहे तो उसमें भी कम से कम 1 साल लगेगा। तो इसका मतलब फिर हम ना ही समझिए उनके आने की। तो उनकी एक जो बताई हुई बात है ना, उन्होंने जब बात ट्वीट किया था, स्टेटमेंट तगड़ी दे दी है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म मैं और महंगाई। अच्छा, वो बात करेंगे आगे जाके। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है, आपको पता है PTI से तो अब इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी की वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और वो फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सॉरी जो है वो PTI के, आपको पता है। और जनाब कैब भी वो पहनते हैं, और बड़े लॉयलिस्ट भी हैं, वफादार भी हैं, और उनके ऊपर भी बड़े छापे भी पड़े, मुकदमात भी बने, बहुत सारा उन्होंने सिंध हुकूमत का जो है वो फस्तायत जो है, फैशिज्म जो है, वो भी उन्होंने फेस किया। तो वो क्या कहते हैं, पहले उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। कि बरादर मोहतरम, नाउमीदी कुफ्र है और मकरुल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन। एक प्लान उनका, एक प्लान अल्लाह का, और अल्लाह से बेहतर प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। और खुदा ने वादा किया है हर मुश्किल के बाद आसानी। तो मैं तो अपने मुल्क के नौजवान, मैं खड़ा हूँ आज़ादी के लिए, मैं खड़ा हूँ आज़ादी इजहार के लिए, मैं खड़ा हूँ 68 साल की उम्र में कि मुझे अपने मुल्क अजीज़ में, जिना के पाकिस्तान में, जिना का पाकिस्तान जिस तरह तबाह हुआ है और लूटा गया है, कि आइंदा इस लूट मार को रोकने के लिए खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि मेरे हर पाकिस्तानी में ये जज्बा होगा और नाउमीदी उसको छुएगी नहीं, कि वो खड़ा होगा, हक के लिए खड़ा होगा, निज़ाम में इंसाफ के लिए खड़ा होगा। मैं इंसाफ के लिए खड़ा हूँ। कुछ लोग अभी भी खड़े हैं, लेकिन वो किरची होती जा रही है, पार्टी टूटती जा रही है, और जो पहले लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं, जो बड़े बड़े ओहदेदार थे, बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार थे, पार्टी ओहदेदार हैं, वो तो छोड़ गए। लेकिन कुछ लोग खड़े हैं। लेकिन अब सिंध की जो डिविजनल जो पार्टी है, तंजीमी जो है, उसको भी तहलील कर दिया गया है, और हलीम आदिल शेख जो हैं सिंध के जो सदर हैं और सेक्रेटरी जनरल जो है, उन्होंने उनकी मंजूरी से सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। अब एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं, और दूसरी जानब जो है तोशाखाना केस है। तोशाखाना केस के हवाले से चेयरमैन PTI जो है, उन्होंने अपने वकला की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और उसके अंदर मुख्तलिफ उन्होंने जो हवालाजात भी दिए हैं। और उन्होंने एक तो हवाला ये दिया है कि जब तोशाखाना केस के हवाले से 2 जो जस्टिस साहबान ने एक फैसला किया, और सॉरी टारियान के केस के हवाले से उन्होंने एक फैसला दिया, और उसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये केस जो है ये काबिल समात नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर उसको वो कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने उससे फैसले को रिमूव भी करा दिया, और उन्होंने कहा कि इस पे बेंच जो है नया तश्कील दिया जाएगा। दूसरी बात जो है कि 5 केसेस हैं। जो असल कहानी है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वो जो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो एक और भी जज साहब हैं जिनका कोड नेम सवाती है,
और आपने देखा जब वो सरकारी जिसमें वो कहते हैं तहवील में थे, तो उस वक्त मुशर्रफ जमशेद चीमा को उन्होंने एक टेलीफोन कॉल की थी चेयरमैन पीटीआई ने, जिसमें वो ये कह रहे थे कि वो तो उनका है और वो इस तरह है और वो तो हमें हमारी मर्जी के फैसला नहीं करेगा, और वो जो सवाती है आप उससे मिलें और मेरे वकला को भी बताएं और वो सारी चीज़ें मैनेज करें आप। यानी वो जो अपनी मर्जी के बेंच बनाने के वाले से और मैनेज करने वाले से, और साथ उनका कि सवाती, मैं आपको बताता जो सवाती जो है वो आजम सवाती की बात नहीं हो रही, ये किसी जज का कोड नेम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या पता नहीं किस जज का कोड नेम है। ये फाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ की है, ये उनके हवाले से है, ये वो रिस्पॉन्सिबल है इसके, क्योंकि पब्लिक डोमेन के अंदर उन्होंने ये बात की थी और गालबन ये ईवान पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बात की थी, कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर बाती को याद कर रहे थे। तो अब मामला ये है कि यहाँ पे मसला ये है कि ये जो मसला फंसा कैसे हुआ है, तोशा खाना केस जो है वो तो 2 + 2 4 है। 108 तोहफे आए चेयरमैन पीटीआई के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे, और उसमें से 58 उन्होंने रिटेन कर लिए। अब उसकी जो पर्चियां जाली, उसकी जो लेस वैल्यू बना ली, वो पर्चियों वाले तो बंदे सामने आ गए, उन्होंने उनको जाली करार दे दिया। अब नैब ये कह रहा है कि हमने वैल्यू भी लगा ली इन चीज़ों की, और जो आपने बेचे वो भी बता दें उसमें कितना खजाने को नुकसान हुआ, और दूसरे जो आपके पास तोहफे हैं वो भी लेके आ जाए। इनको इनके जो है एहलिया उनको भी बुलाया, कई दफ़ा नैब मेरा 4थी दफ़ा गालबन नोटिस दे चुका है। तो अब मामला ये है कि तोशा खाना का केस है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे है। इन्होंने उसके बारक से एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी 5 रुकनी बेंच उस केस को सुन रहा है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगा, तो इसलिए वो इधर फैसला नहीं हो पा रहा। इनको ये खदशा है कि तोशा खाना 2 + 2 4 है, नैब का केस भी है, तो जाहिर बात है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें इनको एग्जेनरेट कर देती है तो फिर तो नैब का केस वैसे ही खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब यह है कि नैब का केस जो है वो भी मजबूत है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनको ये है कि वो मैनेजेबल शायद इस तरह के इनकी मन मर्जी के फैसले शायद वो ना करें, ये खदशा है। तो टैरियान का केस भी 5 केस ऑलमोस्ट वहाँ पे है। तो अब इसलिए ये कहते हैं कि उन पर अदम-ए-एतमाद का इजहार करो, और बड़े मारूफ चीफ जस्टिस और जस्टिस साहबान वो कहते हैं कि ये आसान काम होता है। वो जो स्टूडेंट ऑफ लॉ को बताते हैं कि किसी जज को आप समझते हैं कि वो आपकी मर्जी का फैसला नहीं करता, आपकी लाइन टोन नहीं करता, आपकी ख्वाहिशात या डिज़ायर के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो उस पर अदम-ए-एतमाद कर दो। लेकिन ये बात जो है ना, और इसके मतलब अपने जो मर्जी के जज हैं जज वो आपके ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले, तो ये वो बेसिकली इनको खौफ है। अब शेख रशीद साहब जो है वो क्या पटारी से निकालते हैं, पहले उनकी बात भी सुन लेते हैं। और तारीखी फैसले आने हैं इंशाअल्लाह ताला, और मुझे क्योंकि ये ट्वीट बाहर जाके दूर जाके करनी पड़ती है, इसलिए मेरा ट्विटर सख्त तरीन दबाव में है, लेकिन मैं ये 13 अगस्त तक जारी रखने की कोशिश करूंगा अगर मैं मारा ना गया, क्योंकि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, और ये मैं लिखकर चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ और दूसरे लोगों को दे चुका हूं। अगर मैं जेल ना गया और मारा ना गया तो इंशाअल्लाह ताला 13 अगस्त की रात मेरे ख्याल में उससे पहले पहले सियासत आर या पार हो चुकी होगी, इनकी बारी भी आ चुकी होगी। 13 अगस्त की रात 10 बजे लाल हवेली के बाहर कौम से खिताब करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला हक के साथ सच के साथ खड़ा हूं। नस्ली हूं और असली हूं, इम्तिहान आते रहते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, देर सवेर होती रहती है, अल्लाह के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इंशाअल्लाह हक जीतेगा और सच जीतेगा, और पाकिस्तान के लोगों को इस करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, नॉनसेंस, मनी लॉन्डर, कमीशन खोर माफिया से निजात मिलेगी, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और काला काला रसूल अल्लाह का झंडा बुलंद होगा। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद की तफैल ये कायम दायम रहेगा, और गरीब की जिंदगी में भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, हारता वो है जो हार मानता है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर। नाज़रीन, आपने एक तरफ परवेज़ खटक के 30 अरकान असम्बली जो है साबिक या मौजूदा जो है उनके जो है दावा सुना कि वो ज्वाइन कर रहे हैं उनको, दूसरी तरफ इसी तरह का लंदन से वापसी के हवाले से, जहांगीर तरीन के हवाले से भी राब्ते बड़े तेज़ करने की खबरें आ रही हैं, और ये भी कहा रहा है कि 30 जो और मज़ीद लोग जो हैं वो उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं, और इससे के साथ साथ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर वो अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, राब्ते भी हो रहे हैं, और उनकी जानब से भी दावा किया जा रहा है, और साथ ही पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको भी हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। तो ये चीज़ें भी जो है आपके सामने हैं, लेकिन बात फिर वही है
कि वोट कहाँ से आएगा, वोट कौन देगा, क्या पीपल्स पार्टी का वोटर इनको वोट देगा, इस्तेकाम पाकिस्तान की जो पार्टी है इसको वोट क्या पीपल्स पार्टी का वोटर देगा, क्या नून लीग का वोटर इनको वोट देगा, क्या नून लीग अपनी सीटें कम करके इनको शेयर देगी, क्या पीपल्स पार्टी अपनी सीटें कम करके इनको शेयर देगी, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF जो है वो, या बाकी ANP या दीगर जमातें KPK में खैबर पख्तूनख्वा में इनको उनके लोग वोट देंगे, या वो अपनी सीटें सेक्रीफाइस करेंगे, या बाप पार्टी या दीगर जो मकामी जो पार्टीज़ हैं या नेशनल पार्टी है बलूचिस्तान की वो इनको सीटें देंगी। पंजाब के अंदर जो है ये इनको क्या नून लीग जो बड़ी एक पार्टी है, सिंगल मेजोरिटी थी, एक वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी 170 सीटें ली थी, PTA की 160 थी। तो अभी तो वो ख्वाब देख रहे हैं ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मरकज़ में भी हुकूमत बनाने के, KPK में हुकूमत बनाने के वो ख्वाब देख रहे हैं। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाह रही है। तो अब ये है कि ये चीज़ें जो है ये देखते हैं कि ये जो बंदे हैं 150-200 वो नाग तो पूरे अब कर लेंगे, लेकिन इन 200 बंदों के साथ 180 बंदों के साथ भी आप 18 सीटें या 1.5 सीट नहीं निकाल सकते। तो मसला ये है कि ये सारी चीज़ें फिर कैसे आगे ये बढ़ेंगी। अब इंसानी स्मगलिंग की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी 3 मजीद जो है, अब रिसेंट पास्ट के अंदर जो एक कश्ती जो यूनान में अंदर हादसा हुआ, फिर इटली के वाले से कश्ती वो स्पेन जा रहे थे वो डूबी, ईरान से भी पाक ईरान बॉर्डर पे पकड़े गए लोग 52, और उधर 300-400 लोग जो है वो कीमती जानें ज़ाया हुई। 35 या गालबन 39 लोग वो स्पेन जो जा रही थी इटली से कश्ती, वो जो है वो। अब इसके साथ साथ अगर सियासत से या ये जो मामलात हैं जो अपनी इस हालात की वजह से गुर्बत के सताए हुए लोग, महंगाई की चक्की में पिसे हुए लोग, वो तो बाहर भागने पे अपनी जानों तक के नजराने पेश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब जो है चौधरी शुजात जो है और अब उनके साथ चौधरी वजाद हुसैन को लेके वो भी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चौधरी परवेज लाई जो कि साबिक वज़ीर आला भी कई दफ़ा रहे हैं और उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, काफ लीग के अहम उहदे उनके पास रहे हैं, और वो और उनके जो साहबजादे मोनस लाई हैं जेल में मुलाकात वो PTI के जो चेयरमैन है उसका साथ छोड़ने के लिए या PTI पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पहली मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात भी हुई, और उस मुलाकात में चौधरी वजाद हुसैन आपको पता है, एक तो जारी बात है चौधरी शुजात की बात बेबी चौधरी परवेज लाई साहब को समझ आ जाए, लेकिन बहरहाल चौधरी वजाद उनके यानी ज्यादा चौधरी परवेज लाई के भी करीबी ज्यादा समझे जाते हैं, आपको पता है आखिर तक वो रहे, फिर अल्टीमेटली उनको। हाँ जी, तो अब मामला ये है कि ये चीज़ भी हो गई। तो अब उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक चौधरी परवेज लाई के ऊपर मुकदमात बनाए गए, एंटी FIA में, नैब में बहुत ओवरलैपिंग भी हुई, झूठे मुकदमात पहले से रिपीट भी, डुप्लीकेट भी, जो ख़त्म अदालतों ने कर दिए, झूठा जिनको करार दिया था, जिनमें वो पहले भी उनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, टैक्स रिटर्न के अंदर वो सारी चीज़ें भी बता चुके हैं, गोशवारों में भी। लेकिन अभी तक तो उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी जगह पे खड़े हैं, वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे कब तक, लेकिन फिलहाल पैकेज देखते हैं, द राइज एंड फॉल। बदलते मौसम, बदलते लोग, बदलती आंखें, पहाड़ जैसे लोग भी छोड़ते जा रहे हैं। पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। मैं सियासत मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, मैं पार्टी पोजीशन से उससे मैं इस्तीफा देती हूँ। हिसार अब सख्त से सख्त हो रहा है, बड़ी पार्टी अब छोटी लगना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा है, और भी बहुत सारी अहम खबरें और इंकशाफात मौजूद हैं। लेते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बचपन से हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के 4 सूबे फिर 5 कर दिए गए, लेकिन अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि पाकिस्तान में 9 सूबे बनाए जाएं। इसके पीछे क्या मंतक है, ये क्यों कहा उन्होंने, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस बात करेंगे। असद खल साहब, पाकिस्तान के 9 सूबे कर दिए जाएँ। देखिए, ये यूनिट्स की बात होती है, और पहले आपको बहुत सारे जो नाजरीन है, जो नई जो हमारी जनरेशन है, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान पहले 1 यूनिट था, यानी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 1 यूनिट था। सही है, अब अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद तो हम कितने ज़्यादा सूबे बन गए, और फिर वफाक और सूबे। उससे पहले 1 यूनिट था। सही है, 1 यूनिट टूटा, बल्कि 2 लख्त हो गया, और उसके बाद फिर जिस तरह टुकड़े हुए। और अब मामला ये है कि जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब, वो ये कहते हैं कि पंजाब जो है, चूँकि जारी बात है आबादी के लिहाज से वो बहुत बड़ा सूबा है, और अगर बात की जाए जमहूरियत की अगर बात होती है तो वहाँ पे हर बंदे का जो वोट है उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल
ठीक है, और हर सूबे की, हर इंतजामी यूनिट की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे 3 सूबों के अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली एक तरफ, और सिर्फ एक सूबे के अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलों की तादाद एक तकरीबन उनके से भी शायद तीनों से मिला के ज्यादा है या उनके बराबर आ जाती है, ऑलमोस्ट या करीब होगी। सही है। अब मामला ये है कि वो कहते हैं कि जो अगर बात की जाए पॉपुलेशन के लेवल से, तो पंजाब की गालबन अगर 24-25 करोड़ आबादी है, तो उसमें से पंजाब की आबादी जो है सारे ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए, उसमें वफाकी दारुल हुकूमत भी है, तो उसमें पंजाब की आबादी 16 करोड़ से तो मेरे ख्याल ज़ायद ही होगी। बिल्कुल ठीक है तकरीबन। तो अब मसला ये है कि ये तो एक राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद वो कह रहे हैं बलूचिस्तान अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा, और फिर जिस तरह पाक अफगान बॉर्डर लगता है, पाक ईरान बॉर्डर लगता है, फिर इस तरह वो सिंध के साथ, पंजाब के साथ, मतलब बहुत बड़ी बॉर्डर पट्टी गई और बहुत बड़ी एक कई हजार किलोमीटर जो है उसकी जो है बॉर्डर लगता है, और बहुत बड़ा जो है ना वो एक रकबे के लिहाज से बात की जाए तो वो ये कहते हैं बलूचिस्तान के भी 3 और पंजाब में 3 अलग सूबे होने चाहिए। और इस हवाले से PTI की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो वफाक में या पंजाब में, या नून लीग की हुकूमत हो, हर हुकूमत जो है कम अज कम पंजाब के वाले से तो लॉलीपॉप देती है कि जनाब कभी वो सराइकी सूबा की बात करते हैं, कभी साउथ पंजाब सूबे की बात करते हैं, कभी पंजाब महाज बनता है, और उसके बाद अपने अपने जेबों में अपने अपने मफादत लेके वो अवाम को बेच के तो वो अपने ओहदे ले लेते हैं और अपने काम निकालते हैं, पैसे बनाते हैं और अवाम को चूना लगाते हैं। हमेशा ये सूबे की जो सियासत है, जनूबी पंजाब महाज या साउथ पंजाब या सराइकी जो है आपने देखी होगी। अब उन्होंने ये बात की है तो मैं समझता हूँ ये बात बुरी नहीं है, मैं तो इसके हक में हूँ कि जो पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कायदे आज़म का पाकिस्तान जो है वो उन्होंने तो डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, यानी बानी पाकिस्तान बाबा कौम तो ये कह रहे हैं 10 जुलाई 1947 से वो कह रहे हैं मुसलसल। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक इसको करार दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या सदारती तर्ज हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए मोस्ट सूटेड टू पाकिस्तान, क्योंकि इंग्लिस्तान में पढ़े, वहां पे रहे, उन्होंने सिस्टम के अंदर खामियां देखी और इस पे बिल्कुल हम कर भी चुके हैं। अब इसके बाद अगर आ जाते हैं तो मुसद्दक मलिक साहब जो हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं और वो लीड करें। वो कहते हैं शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। गाँव में आपने सुनी होगी मिसाल, तो लोग लाठियां उठा के भागते थे, अपना हिफाजत करते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो बंदा बाद में पता चला कि वो बंदे ने सारे गांव को बेवकूफ़ बनाया और उसने बता दिया कि मैं झूठ बोलता था। तो वो लोग जो है एक दिन जो है लोगों को पता चल गया कि झूठ है, एक दिन सही शेर आ गया तो वो शोर मचाता रहा, तो किसी ने कहा वो मजाक कर रहा होगा। तो ये भी मेरा ख्याल लतीफ़ा ही लग रहा है हमें कि ये सुन सुन के हमारे भी कान पक गए हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो चले अच्छी बात है, आएँ जी, वेलकम, उनका हक बनता है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। बहुत सारे मामला तो सीधे हो गए, नैब के केसों में भी उनको क्लीन चिट मिल गई, हर तरफ से एक आध रह गया, तो उसके बाद नाहली भी खत्म हो गई। तो अब देर किस चीज़ की, आए बिस्मिल्लाह करें और आके लीड करें, अपनी पार्टी की कमान संभालें। और मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि किसी भी आप सियासी पार्टी के हेड को उसको माइनस मत करें, उसको नाहल मत करें। उसकी नाहली या उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो अवाम की अदालत है। बिल्कुल, जब अवाम की अदालत में जाएगा तो लोग उसको अपने वोट की ताकत के जरिए उसको नाहल करते हैं, उसको अहल समझते हैं, तो लोगों पे फैसला छोड़ दें। अगर वोट की इज्जत दो का अगर आप नाराज हो उस पर कारबंद हैं। बहरहाल वो कह रहे थे आने वाला उनका दौर है, और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कहते हैं जी हमारा दौर है। अब आपस के अंदर ये दस्तो गिरबान भी होंगे, और इसकी जो बेनिफिशरी है जो तमाशा देखेगी वो PTI बैठ के तमाशा देखेगी। चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि ये दस्तो गिरबान होंगे, और ये जो है आगे टारगेट जो होगा वो कौन होगा मैं अभी नहीं बता रहा, वो खुद ही पता चल जाएगा आपको। और उनको फिर बचाएगा कौन, बचाने वाला कौन होगा? कि जो बचाने वाले थे उनको आपने दीवार से लगा दिया, और जो जिनको आप मुसल्लत करना चाहते हैं अवाम पे, वो अगर आप उनको अवाम उनको एक्सेप्ट करने के लिए, अगर वो भी आपके खिलाफ हर्जा सराई दोबारा हस्बे रवायत वो शुरू कर देंगे, तो फिर आपका डिफेंडर कौन होगा, आपको कौन बचाएगा? सही बात। तो ये मामला है, इस ये नवाज शरीफ वाला जो मामला है, मुसद्दक मलिक वाला भी आपको बता दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं बड़ी तेज़ी से, चुके तो इसलिए शाह महमूद साहब जो हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो मेरा ख्याल है उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं कि वो जो मौजूदा जो हुकूमत की पॉलिसी हैं उसको किस तरह वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून
हसूल इक़्तिदार के लिए, आने वाले सेटअप के लिए दुबई में बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान का शहरी पूछना चाहता है, मेरे मुस्तकबिल के बारे में कौन सोच रहा है, मेरी महंगाई के बारे में कौन सोच रहा है, मेरी बेरोजगारी के बारे में कौन सोच रहा है, मेरे जो हालात हैं, जो मेरे माशी हालात हैं, क्या दुबई में उसकी फिक्र है? लगता तो नहीं है। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि हम अवामी मसाइल, इज्तमाई मसाइल पर जिक्र करें। शख्सियात का जिक्र मैंने फैसला किया जब से जेल से रिहाई हुई कि मैंने शख्सियात पर नहीं, मैंने नजरियात पर बात करनी है, नेशनल इश्यूज पर बात करनी है जो पाकिस्तान का शहरी सुनना चाहता है। जी नाज़रीन, बदकिस्मती है हमारे मुल्क के जो फैसले हैं, किस्मत के फैसले, मुल्क और अवाम की किस्मत के फैसले वो गैरों के देश में होते हैं। कभी लंदन प्लान की बात गई सुनाई देती है तो कभी दुबई प्लान की। अब नवाज शरीफ साहब की खबरें जो हमने बताया था कि वो बेसिकली दुबई से बकौल जवेल लतीफ़ साहब के 2.5 घंटे की मुसाफर से फिर वापस वो 4 जुलाई को खबरें आ रही हैं कि वो लंदन चले जाएंगे। इस दफ़ा वो सऊदी अरब जाने की भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो जाएं 1-2 दिन के लिए, क्योंकि हिसाब किताब भी करने होते हैं वहाँ पे। मिडल ईस्ट की जो सबसे बड़ी जो जद्दा के जो इंडस्ट्रियल एरिया अलखुमरा में, वहाँ पे हिल मेटल स्टेट जो स्टील्स है, जो कि मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी स्टील एम्पायर है, और उस स्टील एम्पायर के अंदर और कौन कौन लोग हैं, हुसैन नवाज उसके गालबन CEO और MD हैं। वो तो सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले 2016-17 में ब्रेक की थी, तो जब एयरवे न्यूज़ पे था, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे JIT का हिस्सा भी बन चुकी हैं। तो क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने साइन भी करनी होती है, हिसाब किताब भी रखने होते हैं, तो इसलिए भी क्योंकि इस दफ़ा हज पे वो नहीं गए और वो उनके लिए शायद ये ज़रूरी था। पहले हमेशा हम सुनते थे कि हज जी है वो सऊदी अरब की गुजारेंगे, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं गुजारी। अहम मुलाकातें भी चूँकि थी। अब ये भी बताया जा रहा है, और फिर जो इकॉनमी के वाले से वो कह रहे हैं जी बड़ी मस्बत पेशरफ्त हो रही है, और जो पाकिस्तान के अंदर, और IMF की जो शराइत हैं वो भी सामने आ रही हैं, और बिजली जो है, गैस और बिजली 4 रुपये फ़ी यूनिट महंगी, यानी इससे पहले कई 100 गुना इजाफा हो चुका है। जो गैस है, अगर 300 आपको बिल आता था तो अब मेरे ख्याल 3000 के करीब पहुंच चुका है, और अगर बिजली का बिल आपको वही उतने यूनिट का अगर आपको 1002 आता था तो अब वो 10,000 इस सब के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल का भी उन्होंने, तो शॉर्टफॉल तो जारी बात है, वो तो 18-18 घंटे का, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है, और बाकी जो मुल्क के जो दूर दराज या इवन के शहरी इलाकों के अंदर भी लोड शेडिंग जो है अब मामूल बनता जा रहा है। और एक तरफ ये दावा करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर काबू पाया, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं की अब हुकूमत है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से, जो महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब उनके बरादर खुर्द जो है, या खुर्दी कहें, कलां तो नहीं है, तो बहरहाल वो वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, पार्टी के सदर भी हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। ताला का बेपाया फजल करम है कि ये करम किया, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। इस अरसे में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया इन पिछले 3 महीनों में। सऊदी अरब ने यानी कमाल मेहरबानी करते हुए $2 अरब उन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा अपना पूरा कर दिया है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि हम शुक्रिया अदा कर सकें। 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी, जिसमें अपना वो दोस्तनुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी, इन कर्जों की दिलवाने में, जहां पर मेरी हुकूमत की हकीर कोशिश है, वज़ीर ख़जाना की, वहां पर हमारे इस नए सिपह सलार की बहुत ज़्यादा कोशिश है। बहुत बड़ा शर्त था, उसमें खैर की बात यह निकली कि मकरू चेहरे सामने आ गए कि मैं अगर वज़ीर आज़म हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वज़ीर आज़म से पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं। मैं समझता हूं कि इससे बदतरीन साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कोई और हो नहीं सकती। बिल्कुल बाहर ममालिक को और इदारों को मुतनब्बे किया कि अगर आपने पाकिस्तान को की मदद की तो ये हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत है, ये सब कुछ बर्बाद कर देगी और सब कुछ खत्म हो जाएगी। यहां तक कहा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है। जी, इनकी भी आपने ख्यालात सुन लिए। और वज़ीर ख़जाना जो, जिनको मुंशी इसाक डार साहब, कोई उनको डॉलर कहते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड भी है कि मुख्तलिफ नामों से बिगाड़ के पुकारा जाता है, लेकिन बात मुनासिब तो नहीं है। बहरहाल वो क्या कहते हैं कि उनकी ज़बानी भी सुन लेते हैं।
हैविंग सेड दैट, ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनको काउंटर किया करें। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह, अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के मैं समझता हूँ कि जैसे एक बड़ा रोबस्ट प्लान वज़ीर आज़म की अपना सरबराही में तैयार हुआ है। अल्लाह करे कि ये हमारा आखिरी एक मल्टी, उनसे रब्ता, हम मेंबर हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ वी आर नॉट बैगर्स, हम मेंबर हैं आपके, भाई आपका हक है, तो उससे बहस में जाए बगैर अब पाकिस्तान को वापस, व्हाट इज आवर फ्यूचर? फ्यूचर ये है कि हमें वापस अभी 24th इकॉनमी मियां नवाज शरीफ ने छोड़ी थी दुनिया में ग्लोबल, वो 47th हमें हैंड ओवर करके गए। जी नाजरीन, हम तो बैगर नहीं थे, लेकिन आपने बैगर बना दिया, और आपके अरबों डॉलर के इजाफे आपके जो हुक्मरान और आपके अजीज़ो कारब के जो है वो तो बढ़ गए और उनकी औलादों के बढ़ गए और पाकिस्तान कंगाल हो गया और आप खुशहाल हो गए। तो बहरहाल आप जो जिस तरह बात कर रहे हैं, काश के ये हकीकत में भी ऐसी चीज़ें जो हैं, जो 300 अरब के जो डॉलर के आप असासे बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तो आपने आउटसोर्स कर दिए, कोई बेच दिए, कोई लीज पे दे दिए, तो बाकी भी उन पे नज़र है खुदारा कि उन असासों से जो है अगर वो भी आपने बेच दिए तो फिर पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? आपको तो औलादें भी बाहर हैं, आपके तो नेशनलिटी भी पता नहीं कौन कौन से मुल्कों की है, और आपके तो सारे स्टेक्स भी बाहर हैं। तो खुदारा पाकिस्तानियों पे भी रहम करें। जापान के हवाले से पाकिस्तान की जो वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो भी हैं, उनकी गालबन जो हमशीरा है वो भी वहाँ पे थी। तो यहाँ पे तो एक अजीब तमाशा है कि जो उनके अहले खाना है वो भी सरकारी पता नहीं अब गए थे या किस कैपेसिटी में वो वहाँ पे खिताब भी कर रहे थे कम्युनिटी से, तो वो भी कह रहे हैं कि मज़ीद जो है जापान के साथ तजारत को फ़रोग देंगे। और इसके साथ में एक और हेलीकॉप्टर देख रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। अब वो उनके पास कौन सी है? पहले लस्सी कितने करोड़ लाखों की करोड़ों की पी गए, चेयरमैन कश्मीर कमेटी का। मैं बार बार ढूंढता हूँ गूगल में, शायद कोई कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की सॉलिडारिटी के वाले से या मोदी के खिलाफ को बयान उनका है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन जो पर्क्स एंड प्रिविलेज और लस्सी पीने के जो बिल थे वो हैरान कुन चुका देना। अब वो हेलीकॉप्टर पे फिर एक दफ़ा पहले भी मैं देख चुका हूँ कि इनका हेलीकॉप्टर था, जरदारी साहब की हुकूमत थी और इनके अहले खाना की शौकत खानम से ट्रीटमेंट होनी थी, तो आंधी तूफान आई तो हेलीकॉप्टर स्टेडियम शेखुपुरा में उतरा। तो अब मामला ये है कि वो मौलाना साहब को किस चक्कर में वो अयाशियाँ कर रहे हैं, अवाम जो है चक्की में पिस रहे हैं। स्वीडन के हवाले से जी अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक तो हुकूमत अपनी स्वीडन की जो है उन्होंने मजम्मत भी की है इस वाक़े की, और वजारत खारजा ने, और दूसरी जानब से हमारा वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब भी वो भी गफलत की नींद से बेदार हो गए हैं और उन्होंने भी उस पर सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल अब दे दिया है। इसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो बात की जाए, शॉर्टफॉल की, जिस तरह बताया, तो स्वीडन के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने चूँकि बात की है तो मेरे लिए तो सरप्राइजिंग है और खुशाइंद बात है। OIC तो OIC बन के रह गई है और वो इंतहाई वो एक समझता हूँ कि सिंबॉलिक सी एक बॉडी रहेगी, उसको तो वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। तो अब बार उसका भी बयान आया है, ऐसे टूटा बचा बयान, लेकिन वो क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारे मुल्क के चूँकि वज़ीर आज़म है, वो उन्हीं की ज़बानी सुन लेते। स्वीडन में जो एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है। और हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर बग़ैर किसी ताख़ीर के मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। बदकिस्मती से ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे दिलखराश वाक़यात पेश आ चुके हैं और इससे ये बात सामने आई है कि स्वीडन में जो मुसलमान बसते हैं, जो वहाँ पर अक़लियत में हैं, इस्लामोफोबिया, जो वहाँ पर एक बयानिया जो बनाया गया है नफ़रत का और तफरीक का, उसको पाकिस्तान की हुकूमत न सिर्फ उसकी मजम्मत करती है बल्कि मुतालबा करती है स्वीडन की हुकूमत से कि वो
इन वाक़यात का, इस बयानिए का भरपूर नोटिस ले। नाज़रीन, इसको मैं खुशखबरी कहूँ या पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर कहूँ, बदकिस्मती कहूँ कि अब इतनी डिवैल्यू हमारी करेंसी हो रही है कि अब जो एक मजहबी फरीज़ा था हमारा हज का, उसको भी अब डॉलर के साथ नथी कर दिया कि अब डॉलर के अंदर जो हज की जो सारी जो रेट भी निकलेंगे या वो पेमेंट करनी पड़ेगी। वो फाकी वज़ीर जो सेनेटर तला महमूद साहब है, जो मजहबी अमूर है, उन्होंने ये खबर सुनाई है कि 2024 हज के लिए 1,79,210 जो आज़मीन हज का कोटा लाएँ और आइंदा साल हज जो है वो पाकिस्तानी रकम में नहीं बल्कि डॉलर में होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके पेट तो भरने वाले नहीं है, और अब मजहबी जो फरीज़ा है उसको भी इतना महंगा कर दिया है कि आम बंदा जो उसके बारे में अब सोचना भी, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब मामला ये है कि इस हवाले से रिपोर्ट भी है, पैकेज है, द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ, तो वो देखते हैं पहले। अमारात में क्याम तवील, क्या विदेश में क्याम भी तवील हो जाएगा? छोटा भाई हुकूमत में, बड़ा भाई बड़ी सियासी बैठक में बैठकर एक दूसरे के काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो वज़ीर बल्दियात भी हैं, बड़े अहम हैं, जरदारी साहब के भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। वो ये कह रहे हैं कि हाफिज़ नईम ने इलेक्शन हारने के बाद जो तूफ़ान जो तोता फाल निकालने का काम जो शुरू किया है, तो वो इस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा है कि मेयर का इलेक्शन हारने के बाद जो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो गलत फाल निकाल दी और बिलावल को वज़ीर आज़म ना बनने की गलत फाल उन्होंने कहा कि निकाल कर दी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनका चूँकि बयान है, मैं कहता हूँ अपनी तरफ से मैं ना इसको कर दूँ कि हाफिज़ नईम रहमान को मशवरा देते हुए कहा कि इन्हें तोता फाल निकालने का काम छोड़कर कुछ दिन आराम करने चाहिए। और बिलावल भुट्टो अब जो उन्होंने कहा ना कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने, आपको पता नहीं कहा था, नाज़रीन को याद होगा कि पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, बिलावल भुट्टो अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो वो कहते हैं उनके हवाले से जो तोता फाल उनकी है वो गलत साबित होगी, और जो अपने हवाले से उन्होंने मेयर बनने की तोता फाल निकाली थी वो जो है वो तो गलत साबित, वो खुशफहमी का वो शिकार थे। तो बहरहाल कराची शहर का जो मेयर है, कब्ज़ा जो है उन्होंने कहा कि वो करने की जो कोशिश की है और ताकत के ज़ोर पर कब्ज़ा किया गया। पहले भी उन्होंने कहा तो टाउन और यूसी जो चेयरमैन है, इख्तियारात उनको जो हाफिज़ नईम साहब नहीं कह रहे, और खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि एमरजेंसी लगाना ऐसा इकदाम नहीं होगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है दुरानियाँ बढ़ा सकती है लेकिन मुनासिब इकदाम नहीं होगा। एक तरफ वो थोड़ा कुशन भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये उसको साथ भी बात कर रहे हैं। सक्खर में बलूचिस्तान के आला सतही वफद ने मुलाकात की, जिसमें स्पीकर बलूचिस्तान और सिंध के सेक्रेटरीज आपाशी भी शरीक थे। तो अब मामला ये है कि ये चीज़ें भी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन जो है उन पर भी सॉलिडारिटी, पाक फौज के हवाले से वो फ्लैग जो है पाकिस्तान के लहराए जा रहे हैं, पाक फौज से इज़हार यकजहती किया जा रहा है, और पाकिस्तान जो है उससे किस तरीके से लोग वालाना मोहब्बत करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, एक और ख़बर आई है, ये ज़राए से खबर आई है कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली 97 जो वेबसाइट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया है। और वजारत दाखिला ने पहले 80 वेबसाइट को बंद करने की सिफारिश की थी, मजीद 17 वेबसाइट जो है उनको बंद करने का फैसला किया गया, और इन वेबसाइट पर अदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इस लिस्ट में मशहूर वेबसाइट्स के नाम भी शामिल है। इस वेबसाइट पर इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इस लिस्ट में siyaasat.pk का नाम भी शामिल है। ये ज़राए से नाज़रीन खबरें इस तरह की आ रही हैं, तो अब देखते हैं कि ये इस हवाले से क्या हुकूमत जो सामने आती है। तो चूँकि टाइम प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, तो इस हवाले से हम देखते हैं एक रिपोर्ट है, द लेगेसी ऑफ भुट्टो। ये तीर ऐसा कमान से निकला है कि सियासी टारगेट्स को पे दर पे अचीव कर रहा है। तय हो चुका है, काम तो बन चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम बने। अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने दिल की बात बता दी। रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान उसामा जायद और असद कुल को दें इजाजत। अल्लाह ने के बाद।